Hello students, in this video we are going to discuss the exercise of the chapter Journey Inside the Atom. बच्चों, तुम्हारा एक्सरसाइज का नाम बहुत इंटरेस्टिंग कर दिया है एनसीईआरटी ने। रिवाइज, रिफ्लेक्ट एंड रिफाइन। एक्सरसाइज के साथ चैप्टर रिवाइज भी हो जाएगा और रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी रिफाइन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन एमसीक्यू है। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड एक्सप्लेन the reason of the correct and incorrect options in the context of Ernest Rutherford's gold foil experiment। तो पहला क्वेश्चन में बोला है चूज करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट, उसके साथ एक्सप्लेनेशन भी देना है, रीजन भी बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है द एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट? रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। द एक्सपेरिमेंट क्लियरली शोड द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। बच्चों, तुमको याद होगा रदरफोर्ड का जो मॉडल जब डिस्कवर हुआ था तब न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था, तब सिर्फ प्रोटॉन डिस्कवर हुआ था। और रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में बताया था, न्यूट्रॉन के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। तो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया क्योंकि न्यूटन के बारे में लिखा है। न्यूटन तो बाद में आया, चार्ल्स ने डिस्कवर किया। सेकेंड ऑप्शन द रिजल्ट्स disproved the plum pudding model and led to the idea of a nucleus at the center of the atom. Yes, this option is correct। जो प्लम पुडिंग मॉडल था थॉमसन का उसको डिस्प्रूव किया, उसको इनकरेक्ट बोला और न्यूक्लियस के बारे में आइडिया दिया था रदरफोर्ड मॉडल ने। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है ये बोला था रदरफोर्ड का मॉडल, इसीलिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब चलिए थर्ड ऑप्शन। द लार्ज डिफ्लेक्शन ऑफ ए फ्यू अल्फा पार्टिकल्स indicated that most of the mass of the atom and positive charge are packed in a tiny center। बच्चों, ये भी थोड़ी बहुत करेक्ट है क्योंकि कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल का डिफ्लेक्शन हुआ था, लार्ज डिफ्लेक्शन भी हुआ था। इसका मतलब मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम का ज़्यादातर मास न्यूक्लियस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट हुआ था और न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज था। तो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट आखिरी वाला ऑप्शन, द वे अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड showed that electrons move around the nucleus। नहीं, अल्फा पार्टिकल का डिफ्लेक्शन से पता नहीं चला था कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड। अल्फा पार्टिकल की डिफ्लेक्शन से क्या पता चला था? कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए थे, वहां से पता चला था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। और कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे वापस आ गए थे, वहां से पता चला था कि न्यूक्लियस है। और कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल कुछ कुछ एंगल में चले गए थे। उसका मतलब क्या था? जो एंगल में चले गए थे मतलब एक खाली जगह था, एक न्यूक्लियस था और कुछ कुछ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट था। तो ये सब पता चला था। इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट, रिवॉल्यूशन के बारे में पता नहीं चला था अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्शन से। तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है, सिर्फ सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द बोर्स एटॉमिक मॉडल, गिव ए रीजन फॉर ईच स्टेटमेंट। अब आ गया बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में एमसीक्यू। चलते हैं। पहला ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रॉन्स लूज एनर्जी while moving in a fixed orbit and slowly fall into the nucleus। ये इनकरेक्ट है। ये तो रदरफोर्ड ने बोला था ना कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एनर्जी लूज करते हैं और करते करते न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाते हैं। ये रदरफोर्ड ने बोला था, बोर ने थोड़ी बोला था। तो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। दूसरा ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट एनीवेयर अराउंड द न्यूक्लियस विथ नो फिक्स्ड एनर्जी। इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट एनीवेयर अराउंड द न्यूक्लियस विथ नो फिक्स्ड एनर्जी। नो फिक्स्ड एनर्जी ये तो गलत हो गया ना भाई। बोर ने बोला था कि फिक्स्ड एनर्जी है, हर ऑर्बिट का फिक्स्ड एनर्जी है। और इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट एनीवेयर ये भी गलत है। इलेक्ट्रॉन एनीवेयर कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, तो फिक्स्ड ऑर्बिट में
फिक्स्ड एनर्जी लेवल में एग्जिस्ट करेगा। तो दूसरा ऑप्शन भी इनकरेक्ट। अब चलिए पढ़ते हैं तीसरा ऑप्शन। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी विदाउट लूजिंग एनर्जी। देखो परफेक्ट, यही वाला ऑप्शन करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का अराउंड रिवॉल्व करेगा फिक्स्ड ऑर्बिट में, उस ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स होगा और एनर्जी लॉस नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन इज 100% करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फाउंड बिटवीन एनर्जी लेवल्स एज दे मूव अराउंड द न्यूक्लियस। बिटवीन एनर्जी लेवल नहीं पा सकते हम इलेक्ट्रॉन को, फिक्स्ड ऑर्बिट में ही पाएंगे, इन बिटवीन देम नहीं मिलेगा। ये बोर के मॉडल में पढ़ा था हमने। तो फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। और रीजन भी मैं बता दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक टेबल दिया हुआ है, तीन एटॉमिक स्पेसिस का न्यूक्लियर का कंपोजिशन दिया है, एक्स वाई और जेड। नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिया है। देखो पहला एक्स, एक्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन, देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। तो एक्स का एटॉमिक नंबर है 18 और उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है 19। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन अगर हम ऐड कर देंगे, 18 प्लस 19 कर देंगे, तो हमारा मास नंबर आ जाएगा ना। तो मैं मास नंबर निकाल के लिखता हूँ। देखो एक्स, एक्स एक्स का एटॉमिक नंबर दिया है 18। am I करेक्ट? यस। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू 18, मतलब एटॉमिक नंबर 18 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिया है 19। तो प्रोटॉन हो गया 18, न्यूट्रॉन हो गया 19। तो अगर मैं मास नंबर निकालूं तो कितना हो जाएगा, 18 प्लस 19, दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 8 17, 7, 1 प्लस 2 प्लस 1 3, 37। तो एक्स 18 37 हो गया। ओके, तो पहला वाला का मास नंबर एटॉमिक नंबर पता चल गया एक्स का 18 एंड 37। अब चलते हैं दूसरा वाला देखते हैं वाई। देखो वाई का नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया है 17 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 18। वाई नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 18। देखो वाई नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया है 17 और नंबर ऑफ प्रोटॉन 17, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिया है 18। तो मास नंबर निकालूंगा तो कितना होगा, 17 नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दैट इज इक्वल टू 8 प्लस 7 15, सो आएगा 35। तो इसका मास नंबर पता चल गया 35। तो वाई का एटॉमिक नंबर हो गया 17 और मास नंबर 35। अब चलते हैं जेड की तरफ। देखो जेड, जेड का नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया है 17, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 20। जेड, जेड का नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया है 17 और नंबर ऑफ न्यूटन दिया है 20। तो एटॉमिक नंबर हो गया 17। मास नंबर हम निकालेंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूटन 17 प्लस 20, दैट इज इक्वल टू 37। तो इसका मास नंबर हो गया 37। तो एक्स वाई जेड तीनों का एटॉमिक नंबर मास नंबर हमें पता चल गया। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वाई एंड जेड। वाई और जेड के अंदर क्या रिलेशन है। देखो, देखो वाई है 17 35 17 35, और अगर मैं जेड की बात करूं तो जेड का है 17 37। तो मैं और एक पेज में लिख लेता हूँ। वाई हो गया 17 35 और जेड हो गया 17, जेड हो गया 17 37, 17 37।
तो ये दोनों में क्या रिलेशन है? देखो एटॉमिक नंबर सेम है, 17 17, मास नंबर अलग है। तो जब एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर अलग, उन दोनों को हम क्या बोलेंगे? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स। सो वाई एंड जेड आर आइसोटोप्स। तो पूछा ना, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वाई एंड जेड? तो आंसर हो गया आइसोटोप्स। नेक्स्ट, दूसरा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जेड एंड एक्स? जेड और एक्स के बीच में क्या रिलेशन है? देखो मैं लिख लेता हूँ, जेड 1737, जेड है 17 और 37, और एक्स, एक्स देख लो 1837, एक्स इज 1837। देखो एटॉमिक नंबर अलग अलग है, एक्स का एटॉमिक नंबर 18, जेड का एटॉमिक नंबर 17, लेकिन मास नंबर सेम हो गया। दोनों का मास नंबर सेम है 37। तो जब मास नंबर सेम हो जाए, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाए, उनको हम क्या बोलते हैं? आइसोबार्स। तो जेड और एक्स दोनों क्या है? आइसोबार्स। पता चल गया, रिलेशन आ गया। तो वाई और जेड है आइसोटॉप्स, और जेड और एक्स है आइसोबार्स। समझ में आया? 3 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट कंक्लूजन डिड रदरफोर्ड ड्रॉ अबाउट द पोजिशन and characteristics of the atom's positively charged part based on the few alpha particles that and bounced back or were deflected as large angles in the Goldwell experiment. तो एटम्स पॉजिटिवली चार्ज पार्ट मतलब कौन सा है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बारे में रदरफोर्ड ने क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया था अबाउट द पोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूक्लियस? इसका आंसर क्या होगा बच्चों, बताओ। रदरफोर्ड का मॉडल तो समझाया मैंने। देखो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट कंक्लूजन था, एटम हैज ए वेरी स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस का पोजीशन पूछ रहा है ना, तो पोजीशन कहाँ पे? सेंटर में है। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है न्यूक्लियस का? ये एक डेंस, स्मॉल डेंस और पॉजिटिव चार्ज पार्ट है। हो गया पोजीशन और कैरेक्टरिस्टिक्स। और क्या कंक्लूजन मिला था हमको? मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। एटम का बहुत जगह खाली था। और ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। ये एक पॉइंट था। एटम का सारा मास न्यूक्लियस के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट हुआ था। तो ये 3 पॉइंट लिखना आंसर में। ये नंबर 4 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्लेन एंड अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एक्सप्लेन एंड अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द करेक्ट chronological order to show how atomic models have evolved over time. एटॉमिक मॉडल मतलब कौन सा एटॉमिक मॉडल कब आया था, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किसके बाद कौन सा वाला आएगा, वैसे हमको अरेंज करना है। ये तो बड़ा सिंपल है, तुमको पता है। पहले डाल्टन का मॉडल आया था, फिर डाल्टन के बाद आया था थॉमसन का मॉडल, फिर थॉमसन के बाद रदरफोर्ड का मॉडल, फिर बोर का मॉडल। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, बोर्स मॉडल प्रपोज दैट इलेक्ट्रॉन्स मूव इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस इच विथ ए डेफिनेट एनर्जी। ये फर्स्ट ऑप्शन में बोर्स मॉडल दिया है। दूसरा ऑप्शन देखो, थॉमसन्स मॉडल लिखा है। थॉमसन्स मॉडल डिपिक्टेड द एटम एज ए प्लम पुडिंग विथ इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। दूसरा ऑप्शन थॉमसन के मॉडल के बारे में बोला। तीसरा ऑप्शन दे दिया रदरफोर्ड्स मॉडल। रदरफोर्ड्स मॉडल प्रपोज दैट एटम्स हैव ए डेंस सेंट्रल न्यूक्लियस। चौथा ऑप्शन दे दिया डाल्टन्स मॉडल, डिस्क्राइब एटम्स एज इंडिविजुअल पार्टिकल्स। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला डाल्टन्स मॉडल, मतलब पहले आएगा फोर्थ ऑप्शन, फिर थॉमसन मॉडल आया था, फिर पहले फोर्थ ऑप्शन आएगा, फिर सेकंड ऑप्शन, थॉमसन के बाद आया था रदरफोर्ड, तो सेकंड ऑप्शन के बाद आएगा थर्ड ऑप्शन, और थर्ड ऑप्शन के बाद आएगा बोर्स मॉडल फर्स्ट ऑप्शन। तो आई भी
उसके बाद ट्रिपल आई, पहले फोर्थ ऑप्शन, फिर सेकंड ऑप्शन, फिर थर्ड ऑप्शन, फिर फर्स्ट ऑप्शन। ओके, पहले डाल्टन, फिर थॉमसन, फिर रदरफोर्ड, फिर बोर। हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स। वी नो दिस, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स। व्हाई डू नॉट व्हाई डू दे नॉट फ्लाई अवे फ्रॉम द एटम। वो क्यों एटम से उड़ नहीं जाते? क्या बात है, क्या क्वेश्चन पूछा देखो। क्यों इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं, तो फिर भाग क्यों नहीं जाते, उड़ क्यों नहीं जाते? एक्सप्लेन व्हाट कीप्स द अट्रैक्टेड व्हाट कीप्स देम अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस। ऐसा क्या है जो इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करके रखता है, क्योंकि नहीं तो उड़ जाएंगे। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, बताता हूँ। देखो, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज, और एटम का जो न्यूक्लियस, उसके अंदर तो प्रोटॉन होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन electrons and the nucleus, between the negatively charged particle and the positively charged particle, keeps them keeps the electrons bound to the nucleus. तो कौन सा फोर्स पता चला? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस कीप्स द इलेक्ट्रॉन्स बाउंड टू द न्यूक्लियस, अट्रैक्ट करके रखता है। अकॉर्डिंग टू बोर, इलेक्ट्रॉन्स मूव इन फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट्स वेयर दे डू नॉट लॉस एनर्जी। और एक बात बोर ने बोला था, इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करते हैं और वो एनर्जी लूज नहीं करते, तो उड़ क्यों जाएंगे अगर एनर्जी लूज नहीं करेंगे? जैसा जो इलेक्ट्रॉन जैसा भी ऑर्बिट में होगा, तो वही रिवॉल्व करता रहेगा, वही ऑर्बिट करता रहेगा, तो वो एनर्जी लॉस नहीं कर रहा। तो समझ में आया आंसर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बांध के रखता है न्यूक्लियस के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, आसर्शन रीजन। आसर्शन क्या है? द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हेल्प्ड इन अंडरस्टैंडिंग द एटॉमिक स्ट्रक्चर। सही है, करेक्ट। सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। वो किस में हेल्प किया? एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन समझने में हेल्प मिला। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होने के बाद और अच्छे से समझ में आया एटॉमिक स्ट्रक्चर। और रीजन क्या दिया है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। इलेक्ट्रॉन के रीजन भी सही है, लेकिन आसर्शन कुछ अलग बता रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, रीजन कुछ अलग बता रहा है। रीजन बता रहा है थॉमसन के मॉडल के बारे में, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी ऑफ द एटम के बारे में बता रहा है। तो आसर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आसर्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आसर्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहे हैं, मैग्नीशियम इज एसेंशियल फॉर मेनी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, करेक्ट, इंक्लूडिंग द मसल कंट्रैक्शन। फॉर एन एटम ऑफ मैग्नीशियम विथ ए मास नंबर ऑफ 24, मैग्नीशियम का मास नंबर दे दिया 24 एंड एटॉमिक नंबर दे दिया 12। तो पूछ रहा है डिटरमाइन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स and also illustrate the arrangement of electrons मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द मैग्नीशियम एटम। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। देखो, मैग्नीशियम, देखो मैग्नीशियम मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर बोल दिया 12, मास नंबर बोल दिया 24, 24। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आ गया 12, और हमें पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू मास नंबर।
their mass number is equal to 24. So अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम निकालेंगे तो 24 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज इक्वल टू 12. 24 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 12. सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता चल गया, 12 न्यूट्रॉन है, 12 प्रोटॉन है, 12 न्यूट्रॉन है. और ये एटम न्यूट्रल है, तो जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, तो 12 प्रोटॉन मतलब 12 ही इलेक्ट्रॉन होंगे. ओके. और इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे मैग्नीशियम का, पता चल गया ना, प्रोटॉन 12, इलेक्ट्रॉन भी 12, न्यूट्रॉन भी 12 मैग्नीशियम में. और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, मैग्नीशियम 12 मतलब के सेल, एल सेल, एम सेल. तो के सेल में 2, 2 से ज़्यादा नहीं रह सकते. एल सेल में 8 रह सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं रह सकते. 2 8 हो गया 10, बचा कितना, 12 से 10 आ गया, बचा 2. तो एम सेल में और 2, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8 और 2. हो गया आसान सा आंसर. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में देखो पूछा है, फाइंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द एलिमेंट्स शोन इन द. देखो ए बी सी और डी, इसमें 4 डायग्राम दिया हुआ है, और चारों डायग्राम का हमें बताना है नेम ऑफ एलिमेंट, सिंबल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस ऑफ द एलिमेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन. देखते हैं. देखो जी, ये जो पहला वाला ए, मैं एक काम करता हूँ, इनका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ. तो पहला है ए, देखो तो इसमें देखो न्यूक्लियस सबसे सेंटर में जो है डार्क वाला वो तो न्यूक्लियस है. उसके बाद जो पहला वाला सर्कल हो तो के सेल है, फिर दूसरा वाला सर्कल एल सेल. तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे और एल सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, और सबसे आउटर मोस्ट सेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है. तो ये कौन सा एलिमेंट हो गया भाई, 2 1 3, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन किस में होता है, लिथियम में होता है. तो पता चल गया लिथियम, और लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, मास नंबर होता है 7. तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया 3, एलिमेंट हो गया लिथियम. और इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट भी लिख लिया मैंने, 2 और 1. और 3 इलेक्ट्रॉन है मतलब प्रोटॉन भी 3 ही होगा. और एक पूछा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये है आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, इसको ही बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1. और इसका अगर वैलेंसी निकालेंगे, वैलेंस भी 1 ही आएगा भाई. तो ये था पहला क्वेश्चन. नंबर ऑफ प्रोटॉन वही सेम 3, एटॉमिक नंबर भी 3, वैलेंसी 1. हो गया. अब चलते हैं दूसरा, बी वाला डायग्राम में चलते हैं. तो बी वाला डायग्राम देखो, इसमें मैं बताता हूँ. आ गया बी वाला डायग्राम. देखो इसमें अगर हम के सेल और एल सेल में अरेंज करेंगे, देखो के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, पहला वाला सर्कल में 2 इलेक्ट्रॉन. एल सेल में दूसरा सर्कल में कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, 5 है. 1 2 3 4 5, एल सेल में 5 और 2, इतने ही सेल है. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 2 + 5 7. और इलेक्ट्रॉन 7 तो प्रोटॉन भी आएगा 7. और प्रोटॉन 7 मतलब एटॉमिक नंबर भी, जेड एटॉमिक नंबर भी कितना आ गया, एटॉमिक नंबर भी आ गया 7.
तो ये कौन सा एलिमेंट है? किसका एटॉमिक नंबर 7 होता है? किसका एटॉमिक नंबर 7 होता है? बताओ। नाइट्रोजन का भाई। एटॉमिक नंबर 7 होता है नाइट्रोजन का। मैं दूसरे पेज में बताता हूँ। तो एटॉमिक नंबर 7 हो गया नाइट्रोजन का। तो एलिमेंट पता चल गया नाइट्रोजन। और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,5। और आउटर मोस्ट सेल है ये वाला। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो गया 5। कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है? 5। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 7। और अगर वैलेंसी निकालेंगे, वैलेंसी इक्वल टू 8 - 5। क्योंकि वैलेंसी का जो फॉर्मूला था, अगर 4 से ज़्यादा होगा, 4 से 8 के बीच में है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, 5 है, तो 8 में से माइनस करना पड़ता, तो 8 - 5 इक्वल टू 3। तो नाइट्रोजन का वैलेंसी आ गया 3। और एटॉमिक नंबर तो पता है 7। तो पता चल गया, सारे आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले, सी वाला। ये देखो सी वाला डायग्राम, इसको अच्छे से ऑब्जर्व करो। ये कौन सा एलिमेंट है इसका पता लगाते हैं। देखो आ गया। इसमें देखो के सेल में कितना है, एल सेल में कितना है, और एम सेल में कितना है। देखो तीन ही सेल है, तीन ही सर्कल है ना। पहला सर्कल में कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना डॉट है, दो। फिर दूसरे में तो सारे फिलअप है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इलेक्ट्रॉन है दूसरे सेल में। फिर एम सेल में कितना है? एम सेल में देखो 1 2 और 3, 3 इलेक्ट्रॉन है। 2 8 और 3, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे तो कितना आएगा? 8 2 10 3 13 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर 13 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी हो जाएगा 13। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना है? 3। आखिर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है ना, 3 डॉट है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3। और 13, अगर 13 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर हो गया 13। तो एटॉमिक नंबर हो गया 13। तो 13 किसका होता है? एल्यूमिनियम का होता है। तो एलिमेंट पता चल गया, एल्यूमिनियम। और इसका अगर, इसका इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट था 2 8 और 3। तो अगर इसका वैलेंसी निकालेंगे तो 4 से नीचे है, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 से नीचे है, तो इसका वैलेंसी आ जाएगा 3। तो पता चल गया सारा का सारा। एलिमेंट पता चल गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 13, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3, वैलेंसी है 3, नंबर ऑफ प्रोटॉन है 13, एलिमेंट है एल्यूमिनियम। अब चलते हैं आखिरी वाला जो डायग्राम था हमारा, डी वाला। ये भी बड़ा आसान सा डायग्राम दिया हुआ है। अब देखते हैं इसमें। देखो ये आ गया हमारा डी वाला डायग्राम आ गया। तो इसमें अगर हम के, एल और एम सेल देखेंगे, ये दो ही सेल है इसमें भाई। तो पहला सर्कल में के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। और उसके बाद एल सेल है, एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं, देख लो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, नीचे 4, ऊपर 1 2 3, नीचे 4 ऊपर 7। तो के सेल में 2 और एल सेल में 7। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 7। आउटरमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 2 + 7 9। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया 9। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट था 2 7 ना, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया 9। और टोटल नंबर प्रोटॉन भी आ जाएगा 9। तो एटॉमिक नंबर हो जाएगा 9। एटॉमिक नंबर 9 किसका होता है?
फ्लोरीन का 9। तो एलिमेंट पता चल गया फ्लोरीन। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7, क्योंकि आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंसी निकालेंगे तो 8 से माइनस करना पड़ेगा, तो कितना होगा? 8 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 1। तो इसका वैलेंसी आ जाए इसका वैलेंसी आ जाएगा 1। तो सारा का सारा डाटा मिल गया। एलिमेंट है फ्लोरीन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 7, वैलेंसी आ गया 8 से 7 जाएगा 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन 9, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9, एटॉमिक नंबर 9, एलिमेंट फ्लोरीन। सारा का सारा इन्फॉर्मेशन पता चल गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 खत्म हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है बोथ रदरफोर्ड्स एंड बोर्स मॉडल हैव इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड मॉडल ने भी बोला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, बोर्स मॉडल ने भी बोला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है। तो उसके बाद पूछ रहा है व्हाई डिड रदरफोर्ड्स मॉडल फेल टू एक्सप्लेन द एटॉमिक स्टेबिलिटी व्हाइल बोर्स मॉडल सक्सीडेड। तो रदरफोर्ड मॉडल क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाया एटॉमिक स्टेबिलिटी को, लेकिन बोर का मॉडल एक्सप्लेन कर दिया? ऐसा क्यों? इसका जवाब बहुत आसान है, मैं बता देता हूँ। रदरफोर्ड ने बोला इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है वो कोई स्पेसिफिक फिक्स्ड एनर्जी वाला ऑर्बिट में मूव नहीं कर रहा है, वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है और घूमते टाइम उसका एनर्जी लॉस हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स लॉस एनर्जी while revolving around the nucleus। तो जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस कर रहा है तो एक ऐसा टाइम आएगा एनर्जी लॉस करते करते सारा का सारा एनर्जी इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा और न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएगा, दैट विल फॉल ऑन द न्यूक्लियस और वहाँ एटम अनस्टेबल हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए एटॉमिक स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो बोल दिया इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस कर रहा है वाइल रिवॉल्विंग। लेकिन बोर ने क्या बोला? बोर ने करेक्शन कर दिया। बोर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट, एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में घूमेगा और उसका एनर्जी भी फिक्स्ड होगा। इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में फिक्स्ड एनर्जी लेवल में घूमेगा ऑल और रिवॉल्विंग वाइल रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन विल नॉट लूज एनर्जी। रिवॉल्व करते टाइम उसका एनर्जी लॉस नहीं होगा। तो अगर एनर्जी लॉस नहीं होगा तो वो गिरेगा ही नहीं न्यूक्लियस के ऊपर, वो फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता रहेगा। और बोर ने और एक पॉइंट बोला था इलेक्ट्रॉन सिर्फ वही फिक्स्ड ऑर्बिट में ही रहेगा, इन बिटवीन द ऑर्बिट नहीं आएगा, दो ऑर्बिट के बीच में नहीं आएगा, सिर्फ उसी का ही ऑर्बिट में घूमता रहेगा। इसीलिए इसीलिए बोर का मॉडल सक्सीड हुआ था। पता चल गया, समझ में आया आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। देखो रदरफोर्ड वर्सेस बोर मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल फेल्ड because according to classical physics moving electrons should continuously lose energy and fall into the nucleus making atoms unstable। तो मैं बोला वही लिखा है, एनर्जी लूज करेगा न्यूक्लियस ऊपर गिर जाएगा अनस्टेबल हो जाएगा। फिर बोर सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय प्रपोजिंग फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट्स while electrons do not radiate energy। बोर ने सॉल्व कर दिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है एन एटम X70 has 31 electrons, how many neutrons are there in its nucleus। एक एटम दिया है उसका ऊपर 70 लिखा है, मतलब मास नंबर लिखा है, तो मास नंबर है 70 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया 31। तो एटम तो न्यूट्रल है, तो जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन है। तो देखो एक्स दिया है X70 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया 31। तो जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन होगा, तो प्रोटॉन भी हो जाएगा 31। तो एटॉमिक नंबर भी पता चल गया 31। तो नंबर ऑफ न्यूटन कैसे निकालेंगे? मास नंबर 70 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन 31 माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा?
10 - 1 9, 6 - 3 3, 39। तो नंबर ऑफ न्यूटन्स हो जाएगा 39। आसान है। So how many neutrons are there in its nucleus? 39. Next question number 12. An atom has 79 protons and a mass number of 197. मास नंबर दे दिया और नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर भी दे दिया। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटम न्यूट्रल है तो जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया 79। 79 प्रोटॉन तो 79 इलेक्ट्रॉन भी होगा। देखो मास नंबर दे दिया, मास नंबर दे दिया 197, 197। नंबर ऑफ प्रोटॉन दे दिया कितना 79, और जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि एटम न्यूट्रल है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। 197 माइनस 79, तो कितना आएगा? 17, 17 से 9 जाएगा, होगा 8। फिर है यहाँ पे है 18, 18 से 7 जाएगा 11, 118, 118। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 79 और नंबर ऑफ न्यूटन हो गया 118। समझ में आ रहा है? आंसर पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। कंप्लीट द टेबल। एक टेबल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 में, जिसमें कुछ कुछ एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, कुछ कुछ एलिमेंट का मास नंबर दिया हुआ है, कुछ कुछ एलिमेंट का नंबर ऑफ न्यूटन्स दिया हुआ है, कुछ कुछ एलिमेंट का नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है, कुछ कुछ एलिमेंट का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, और एक ही एलिमेंट का नेम दिया हुआ है, नाइट्रोजन। तो जिस भी एलिमेंट का जो भी हिंट्स दिया हुआ है उस हिसाब से एक या दो हिंट्स हम निकाल लेंगे, आसान से निकाल लेंगे। देखो पहले नाइट्रोजन वाला देखते हैं, तो दूसरे कलम में नाइट्रोजन, उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 7। बड़ा आसान है। देखो देखो नाइट्रोजन दिया हुआ है ना, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया एटॉमिक नंबर 7, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 7 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 7। और नंबर ऑफ न्यूटन अगर निकालेंगे तो नाइट्रोजन का मास होता है 14, तो नंबर ऑफ न्यूटन कितना होगा? 14 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज 7, 14 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 7। ओके, देखो तो ये जो सेकंड सेकंड रो दिया हुआ है, नाइट्रोजन दिया हुआ है, नेम ऑफ द एलिमेंट नाइट्रोजन, इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 7, मास नंबर 14, तो एटॉमिक नंबर 7, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 7, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 और एटॉमिक नंबर 7। हो गया, नाइट्रोजन का काम हो गया। पहला कलम देखते हैं, फर्स्ट कलम। एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 5। 5 एटॉमिक नंबर से एलिमेंट पता चल जाएगा ना। एटॉमिक नंबर 5 किसका होता है भाई? बोरोन का। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, 5 में आता है बोरोन। तो नेम ऑफ द एलिमेंट पता चल गया भाई, बोरोन। एटॉमिक नंबर से पता चल गया बोरोन। और नंबर ऑफ न्यूटन दिया हुआ है 6, तो मास नंबर पता चल गया है। एटॉमिक नंबर 5 मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 5, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 5 तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 5, और नंबर ऑफ प्रोटॉन 5, नंबर ऑफ न्यूटन 6, तो मास नंबर कितना हो जाएगा? 5 + 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूटन, 5 + 6 दैट इज इक्वल टू 11, तो मास नंबर हो जाएगा 11। तो एटॉमिक नंबर 5, मास नंबर 11, नंबर ऑफ न्यूटन 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन 5, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5, एलिमेंट हो गया बोरोन। तो पहला एलिमेंट हो गया बोरोन, दूसरा एलिमेंट नाइट्रोजन। अब चलते हैं तीसरा एलिमेंट की तरफ। बड़ा आसान है भाई, दे दिया नंबर ऑफ प्रोटॉन 12, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 12।
और मास नंबर दिया हुआ है 24। तो नंबर ऑफ न्यूटन कितना होगा, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, 24 माइनस 12, 24 माइनस 12, दैट इज इक्वल टू 12। नंबर ऑफ न्यूटन भी हो गया 12। और नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 मीन्स एटॉमिक नंबर भी 12। एटॉमिक नंबर 12 किसका होता है भाई, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम होता है 12। तो थर्ड एलिमेंट पता चल गया, मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12, मास नंबर 24, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12, नंबर ऑफ प्रोटॉन 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 12। अब चलते हैं फोर्थ रो। एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 15। एटॉमिक नंबर 15, दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 15, और नंबर ऑफ प्रोटॉन 15, दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is also 15, और number of newtons is given, that is 16। number of protons 15 और number of newtons 16। अगर ऐड कर देंगे तो मास नंबर निकल जाएगा। तो 15 प्लस 16 कितना होगा, 15 प्लस 16 31 हो जाएगा। तो मास नंबर आ जाएगा 31। और एटॉमिक नंबर 15 मतलब कौन सा एलिमेंट, फॉस्फोरस। इतना तो याद रखना पड़ेगा ना, एटॉमिक नंबर 15 फॉस्फोरस का होता है। तो एलिमेंट पता चल गया फॉस्फोरस, एटॉमिक नंबर 15, मास नंबर हो गया 31, नंबर ऑफ न्यूटन 16, नंबर ऑफ प्रोटॉन 15, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15। अब आखिरी वाला देखते हैं, मास नंबर दिया हुआ है 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0। तो मास नंबर 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0। तो अगर 1 से 0 माइनस कर देंगे, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो एटॉमिक नंबर निकल जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकल जाएगा। तो 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1, और एटॉमिक नंबर भी 1। एटॉमिक नंबर 1 किसका होता है, हाइड्रोजन। तो आखिरी वाला एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन। हो गया, इजीली कंप्लीट हो गया टेबल। और मैं तुमको दिखा देता हूँ टेबल, बड़ा ही आसान सा टेबल है, ये देख लो। जैसा बोला था ऐसा ही आया। पहला एलिमेंट बोरॉन, दूसरा एलिमेंट नाइट्रोजन, तीसरा एलिमेंट मैग्नीशियम, चौथा एलिमेंट फास्फोरस, आखिरी वाला एलिमेंट हाइड्रोजन। इसका तुम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन अच्छा होगा तुम खुद कैलकुलेट करके करोगे तो अच्छा रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, अमन। अमन वाज डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम विद हिज क्लासमेट्स। अमन उसके क्लासमेट के साथ स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्कस कर रहा था। ड्यूरिंग द डिस्कशन के दौरान he learned that an element x has a mass number of 35। एक एलिमेंट x है, उसका मास नंबर 35 एंड कंटेंस 18 न्यूट्रॉन। कितना न्यूट्रॉन है उसके पास, 18 न्यूट्रॉन है। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो मास नंबर 35, न्यूट्रॉन 18 करते हैं। मास नंबर, एक एलिमेंट है x, उसका मास नंबर दे दिया 35। तो a इक्वल टू 35, नंबर ऑफ न्यूटन दे दिया 18, 18। क्या पूछ रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। एलिमेंट एक्स में कितना इलेक्ट्रॉन कितना प्रोटॉन। प्रोटॉन कैसे निकालेंगे, मास नंबर 35 माइनस नंबर ऑफ न्यूटन 18। 35 माइनस 18 कितना होगा, 15 माइनस 8 हो गया 7, 17। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 17, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 17। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया 17, तो उसका एटॉमिक नंबर हो गया 17। 17 किसका एटॉमिक नंबर होता है भाई, क्लोरीन का होता है। तो एलिमेंट भी पता चल गया, क्लोरीन। क्लोरीन 1735। उसके बाद पूछ रहा एटॉमिक नंबर बता दिया 17। आइडेंटिफाई द एलिमेंट एक्स, एलिमेंट हो गया क्लोरीन। राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, एक्स 70 35, तो के सेल, एल सेल, एम सेल। के सेल में 2, एल सेल में 8, फिर बच्चा 7। तो 2 8 7 हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन डॉट इज हाफ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, आखिरी वाला आउटर मोस्ट सेल। 2 8 7 7 है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 7। ओके। उसके बाद पूछ रहा है व्हाट विल बी द मास नंबर
इफ टू न्यूट्रॉन्स आर एडेड टू इट्स न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन है, अभी न्यूट्रॉन है 18, तो अगर 2 न्यूट्रॉन और ऐड कर देंगे तो मास नंबर कितना होगा, करते हैं। देखो अभी मास नंबर है 35, और इस 35 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन था 18, तो प्रोटॉन हो गया था 17। तो अगर नंबर ऑफ न्यूटन में और 2 ऐड कर देंगे, 18 प्लस 2, 18 तो 20 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूटन हो गया 20 प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो 20 प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन है 17, तो कितना मास नंबर हो जाएगा, 37। तो मास नंबर हो गया 37। तो अगर मैं एलिमेंट को लिखूं, क्या आ जाएगा, 37 और 17। उसके बाद व्हाट विल बी रिलेशन ऑफ एक्स विद द न्यू एटम, नए एटम के साथ एक्स का क्या रिलेशन होगा। पहला जो एलिमेंट था एक्स, उसका था 17, 35, और अब 2 न्यूटन ऐड करने के बाद हो गया 17, 37। देखो दोनों में एटम के नंबर तो सेम है, लेकिन लेकिन मास नंबर अलग अलग है। तो एटम नंबर सेम, मास नंबर अलग, तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स, तो ये क्लोरीन का 2 आइसोटॉप है, तो आंसर हो गया रिलेशन आइसोटॉप्स। पता चल गया आंसर 14 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 बोल रहा है, इन एन एटम देर आर 12 प्रोटॉन्स एंड 12 न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। 12 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन है। नाउ इमेजिन, तो 12 प्रोटॉन तो 12 इलेक्ट्रॉन भी होगा। नाउ इमेजिन दैट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्लेस्ड विथ सम हाइपोथेटिकल पार्टिकल। जितने भी इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम रिप्लेस कर देंगे कुछ हाइपोथेटिकल पार्टिकल में, जिसका भी चार्ज सेम होगा आज इलेक्ट्रॉन, बट आर 500 टाइम्स हेवियर, मतलब जो मास होगा 500 गुना ज्यादा हो जाएगा मास। तो इलेक्ट्रॉन जैसा पार्टिकल का हाइपोथेटिकल पार्टिकल, तो रिप्लेसमेंट करने के बाद क्या इफेक्ट पड़ेगा एटम का, एटॉमिक नंबर के ऊपर, मास नंबर, एटॉमिक मास के ऊपर, मास नंबर के ऊपर, ओवरऑल चार्ज के ऊपर। तो एटॉमिक नंबर के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला ना, एटॉमिक नंबर कभी चेंज नहीं होता भाई। तो 12 प्रोटॉन है, मतलब एटॉमिक नंबर 12 ही रहेगा, सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर कोई चेंज नहीं होगा। एटॉमिक मास चेंज होगा, एक एटम का मास। तो क्योंकि 500 गुना हेवियर पार्टिकल हम दे रहे हैं, तो एटॉमिक मास बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। फिर थर्ड ऑप्शन क्या है, मास नंबर। मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा भाई, क्योंकि मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से डिसाइड होता है, इलेक्ट्रॉन से डिसाइड नहीं होता। तो 12 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन, 12 प्लस 12 24, मास नंबर 24 ही रहेगा। और ओवरऑल चार्ज, ओवरऑल चार्ज हमने पढ़ा है, एटम आज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ओवरऑल चार्ज जीरो होगा, एटम न्यूट्रल ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो पता चल गया क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। फिर से मैं बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 15, एटॉमिक नंबर नो चेंज, क्योंकि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन से डिसाइड होता है। एटॉमिक मास बढ़ेगा, क्योंकि जो हम रिप्लेस कर रहे हैं, हाइपोथेटिकल पार्टिकल जो रिप्लेस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की जगह, वो 500 गुना ज़्यादा हैवियर है, इसलिए एटॉमिक मास बढ़ेगा। मास नंबर कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन की सम होता है वो। और ओवरऑल चार्ज में कोई चेंज नहीं होगा, चार्ज जीरो रहेगा, सेम, नो चेंज। क्योंकि क्वेश्चन में दिया है जो हाइपोथेटिकल पार्टिकल हम लेंगे उसका चार्ज सेम रहेगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज की जैसा, सिर्फ पार्टिकल हैवियर हो जाएगा 500 गुना। तो ओवरऑल चार्ज की कोई चेंज नहीं होगा। तो हो गया आंसर, समझ में आ गया। तो ये था तुम्हारा जो जर्नी इनसाइड द एटम चैप्टर, उसका क्वेश्चन आंसर, उसका एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन, रिवाइज, रिफ्लेक्ट एंड रिफाइन। इसके साथ तुम्हारा कंसेप्ट रिवाइज हो गया, और तुम्हारा रिफ्लेक्शन भी हो गया, दिमाग का बहुत सारी चीज़ दिमाग में आ गया, और कॉन्सेप्ट रिफाइन भी हो गया। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल।